हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डीएसजी के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 3 जून के करंट अफेयर्स लेके। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इससे बहुत से ज़्यादा आपके जो अदर जो स्टेट्स हैं और इंटरनेशनल फैक्ट्स हैं वो आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशंस की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अपना बी, 1 जून। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अब दोस्तों, ये वर्ल्ड मिल्क डे क्यों किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा बनाया जाता है। ये किसका है? ये एक यूनाइटेड नेशन का ही जैसे पार्ट है, ये उसके द्वारा मनाया जाता है। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? ये 2001 से स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों, बात है ये वर्ल्ड मिल्क डे की, एक अपना नेशनल मिल्क डे भी आता है। और वो किस दिन आता है दोस्तों? वो आता है अपना 26 नवंबर को, नेशनल मिल्क डे। ठीक है दोस्तों। और उसको क्या है, उस दिन को क्या, श्वेत क्रांति का, मतलब ये नेशनल मिल्क डे इसी 26 नवंबर क्यों बनाता है? क्योंकि इस दिन वर्गीस कोरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर को, और इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। वर्गीस कोरियर के मतलब ये जो दूध की क्रांति थी, ये वर्गीस कोरियर की ही वजह से हुई थी, और इसलिए उनके जन्मदिन को ही 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अब दोस्तों, इसी दिन 1 जून को ही एक डे और भी मनाते हैं। वो क्या मनाते हैं? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये भी 1 जून को ही मनाते हैं। और इसको कौन मनाता है? ये भी यूएन द्वारा ही मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा। अब दोस्तों, वर्ल्ड मिल्क डे है, ये किस लिए मनाया जाता है? एक्चुअली क्या है कि लोगों को हेल्दी खाना और जो दूध है उसके जो गुणों के प्रति लोगों को जागरूक करना, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध पे, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, मतलब क्या है, काफ़ी जो हमारे शरीर को जो प्रचुर चीज़ें चाहिए होती हैं, विटामिन और प्रोटीन, सब चीज़ें मिल्क के अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। तो हड्डियों के लिए वैसे भी मजबूत होता है कैल्शियम। तो उसी चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किसने 56 नए सीएनजी स्टेशनों को देश को समर्पित किया है? एक्चुअली दोस्तों, अभी 36 से 56 नए सीएनजी जो गैस स्टेशन है वो अभी बनाए हैं। दोस्तों, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये पेट्रोल और डीजल का सब्स्टिट्यूट है। आजकल जो गाड़ियाँ मोस्टली आ रही है वो सीएनजी की ही आ रही हैं। पेट्रोल डीजल की तो है ही, बट सीएनजी की बारी है। लेकिन अब उससे भी अच्छी अपग्रेड कैसे इलेक्ट्रिक की आ रही हैं गाड़ियाँ। तो उससे क्या है कि आपका जो पोल्यूशन है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर ही होता है। अब दोस्तों, जिसका किसने समर्पित किया है, ये अपने ऑफिस का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये समर्पित किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? ये केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और यह 11 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेशों में यह है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 56 नए सीएनजी स्टेशन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलेटिक कौन बन गई है? अर्थात कौन सबसे ज़्यादा जिसने पैसे कमाए हैं, वो खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है रोजर फेडरर। अभी रोजर फेडरर ये है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अपने जो विश्व की फर्स्ट एथलीट बन गई है। इसकी टोटल कमाई कितनी है? 106.3 मिलियन डॉलर, ये इनकी एक साल की जो कमाई है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है दोस्तों? सेकंड नंबर पे आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी है। रोजर फेडरर ये किसी खिलाड़ी, ये टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये क्या है? ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। अब दोस्तों बात है, और ये किसने जो लिस्ट है ये जारी किसने की है? फोर्ब्स एक मैगजीन है, उसने ये लिस्ट जारी की है कि इस नंबर पे कौन है, सेकंड पे ये है। और दोस्तों, अपने जो इंडिया है, इंडिया का अपने जो विराट कोहली हैं वो कौन से नंबर पे हैं? तो दोस्तों वो है अपने
जो विराट कोहली है वे 66वें नंबर पे हैं, और लास्ट टाइम वे 100 नंबर पे थे। अब लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने सुधार किया है और अब 66वें नंबर पे वो आगे हैं। अब रोजर फेडरर की बात है, सो रोजर फेडरर कहाँ के हैं? ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं, और इसकी जो ऑल ओवर जो टेनिस की जो रैंकिंग है प्लेयरों की, उसमें 4th नंबर पे ही आते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों ये जो मरीजों के लिए बिस्तर तैयार किए हैं, 1 लाख बिस्तर मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं जो कोविड-19 इफेक्टेड है उनके लिए। और ये किस तरह के, इसका जो दोस्तों अपना राइट आंसर है वो है ए, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने ऐसा किया है। और ये किस तरह की, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्या है कि जो बहुत कम मात्रा में है वो वाले, एक क्या है उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा वाले, और एक क्या है जो काफ़ी सीरियस कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन वाले हैं उनको। इस तरह के 3 भागों में इनको डिवाइडेड किया है 1 लाख बेडों को, और ये बिस्तर देने वाला इस तरह का एक पहला राज्य है बना है। अब दोस्तों बात है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। और लखनऊ किसकी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो हैं आदित्यनाथ योगी, योगी आदित्यनाथ। और इनके जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है गोविंद माथुर। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से यूपी हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, और यहाँ के लोकसभा राज्यसभा सभी सीटें सबसे भी ज़्यादा हैं। अब थोड़ा सी इसके बारे में, यूपी के बारे में, और जो उन्होंने लेटेस्ट अभी जो भी इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं या किस तरह के ऐप्स लॉन्च किए उसके बारे में। अभी उन्होंने जियो टैग इम्यूनिटी किचन करने वाला ये पहला राज्य है, और इन्होंने गूगल के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और अभी क्या था, वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई करने वाला भी ये पहला राज्य था। अर्थात वर्चुअल अदालतों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य का मतलब ये होता है कि जो भी केस की सुनवाई होगी वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। तो ऐसा करने वाला भी यह पहला राज्य बन गया। प्रवासी राहत मित्र ऐप क्या है? जो बाहर से जो प्रवासी लोग हैं उनकी सहायता के लिए यह प्रवासी मित्र राहत ऐप। एक आयुष कवच ऐप्स भी इन्होंने भी लॉन्च किया। एक आरोग्य सेतु ऐप क्या है कि जो भी इनके हाई अलर्ट एरिया हैं, जो रेड जोन में आते हैं, उनके अंदर जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप्स होना अनिवार्य है। और अभी जस्ट लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही एक और इनिशिएटिव इन्होंने किया था कि 800 किलोमीटर जो रोड है उसके दोनों तरफ क्या है, हर्बल पेड़ लगाने के लिए। हर्बल पेड़ मतलब क्या है? नीम, आंवला, एलोवेरा, कायसिका, और इस तरह के जो जो जड़ी बूटियों वाले पेड़ हैं, औषधियों वाले, वो लगाने के लिए अभी मध्य प्रदेश, सॉरी, यूपी सरकार ने अभी इसको मंजूरी दी है। दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये पहले तो हम ये जानते हैं फैसी क्या होता है। ये है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो है, ये है दोस्तों FASS। ये थोड़ा गलत लिखा गया है दोस्तों, FASSAI है। फैसी का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। एक्चुअली दोस्तों आप जो कभी भी कोई जो खाने की जो पैकेजिंग की पैकेट आते हैं, जैसे कोई मतलब किसी की तरह जो भी कोई खाने के जो खाद्य प्रोडक्ट होते हैं उन पे आपने देखा होगा कि फैसी का एक लोगो लगा रहता है, अप्रूव्ड बाय फैसी। वो लोगो ये फैसी का इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितने भी फूड हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनका स्टैंडर्ड है, वो सब कौन अप्रूव करता है? ये फैसी अप्रूव करता है। अगर उनमें कोई कमी है तो ये उसको रिजेक्ट कर देता है, और उनके जो भी उसके मेजरमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको रिजेक्ट कर देता है, अदरवाइज उसको ये अप्रूव करता है। ये सारा काम फैसी का होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये है न्यू दिल्ली। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? अगस्त 2011 के अंदर। ठीक है दोस्तों। और अब है, ये किसके अंडर आता है? ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर।
और अभी फिलहाल में इसके चेयरपर्सन कौन है? रीता टेटियो। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किसे बीसीसीआई ने 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये हमारा जो खेल है उसमें सर्वोच्चम पुरस्कार बोलते हैं इसे। मतलब ये इसका, हाँ, सर्वोच्च पुरस्कार होता है हमारा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों ये तो है हमारे नेशनल लेवल पे खेल रत्न पुरस्कार। और एक अगर अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो उसको क्या होता है, उसमें बोलते हैं लोरिस स्पोर्ट अवार्ड। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले जो खेल रत्न राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद किसके प्लेयर है? ये चेस के प्लेयर हैं। अब दोस्तों बात बीसीसीआई की। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। और प्रेजेंट है इसके राइट नाउ इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली कौन है? ये एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता टीम। और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जय शाह। ये जय शाह कौन है? ये जो अमित शाह है हमारे, राजनाथ, उनके बेटे हैं ये जय शाह। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1928 में। अब दोस्तों ये बीसीसीआई, एक होता है आईआईसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और उसका दो हेडक्वार्टर का है दुबई में। और उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1909 में। ठीक है दोस्तों। और उसके चेयरपर्सन होगा शशांक मनोहर। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर इसमें दोस्तों जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये अपना जो ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, इसका राइट आंसर है। इनको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों 2019 में किसे किसे दिया गया था? ये दिया गया था बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को। बजरंग पूनिया किस खिलाड़ी है? ये है कबड्डी कबड्डी के कुश्ती के खिलाड़ी हैं, रेसलिंग। और दीपा मलिक ये पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी थी। अब 2018 में किसे ये दिया गया था? ये दिया गया था 2018 में मीराबाई चानू को। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों ये बड़ी एक लेटेस्ट न्यूज है, और ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा चेंज भी है। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ए, WHO। तो दोस्तों WHO से अभी क्या किया है अमेरिका ने, अपना मतलब एक तरीके से जो सदस्य था उससे ये निकल चुका है। अब ये WHO का सदस्य नहीं, इन्होंने अपना नाम, और ऐसा इन्होंने किस लिए किया? ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको USA को क्या है, WHO पे शक था कि वो कोरोना वायरस को लेके चाइना की हेल्प कर रहा है या उसकी साइड ले रहा है। और इसी को देखते हुए उन्होंने अभी लास्ट टाइम से जो फंडिंग थी वो भी बंद कर दी थी। और इसी को लेकर अब इन्होंने WHO से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया एक तरीके से। बात है सर WHO की। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसके जो फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। और यहाँ के जो जनरल डायरेक्टर हैं वो है टेड्रोस अदानो। अब दोस्तों अब यहाँ पे बात है USA की। USA की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ करेंसी क्या है? डॉलर। अब दोस्तों WHO ने जो ये संगठन ने अमेरिका ने किया है, तो इसमें जो टोटल कंट्री थी वो थी 194 की कंट्री थी। अब ये एक अमेरिका वापस हो गया है, ये सबसे बड़ी कंट्री थी जो अमेरिका थी, अब ये वापस हो गया है। तो अब इसके बाद 193 जो कंट्री टोटल वो ही रह गई हैं WHO की। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। USA प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया समेत 3 देशों को शामिल करने के लिए इस समिट को टाल दिया है। तो कौन कौन से वो 3 देश है जो इंडिया के अलावा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। साउथ कोरिया, रसिया एंड ऑस्ट्रेलिया और भारत। एक्चुअली दोस्तों ये G7 क्या है? एक्चुअली G7 ये 7 देशों का समूह है। ये 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? एक्चुअली पहले ये क्या था, ये G7 क्या था, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1975 में हुआ था। पहले ही क्या था, ये 6 कंट्री टोटल 6 थे।
फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएसए, कनाडा और जर्मनी। टोटल ये 7 देशों का समूह है। ये देशों का समूह, ये 7 देश क्या है, ये टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड के जो अच्छी खासी इकोनॉमी वाले देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये सारे मिलकर इन्होंने अपना एक G7 का समूह बनाया है। और इस समूह में दोस्तों इंडिया नहीं है, ना चाइना है। हमारा जो एशिया कंट्री के है वो सिर्फ इसमें एक ही है, जापान। ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें है फ्रांस है, इटली है, यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ये सारे यूरोप कंट्री हैं और ये अमेरिका कॉन्टिनेंटल के हैं। तो अब दोस्तों ये ऐसा यूएसए प्रेसिडेंट ने क्या किया है, अभी जुलाई के जून में क्या होती है, G7 के जो टोटल मेंबर को कंट्री है, उनके जो हेड, उनकी एक मीटिंग होती है। तो अभी क्या किया है यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और उन्होंने क्या बोला है कि इन 4 देशों को और शामिल करो। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो कट्टर चल रहा है वो चाइना और यूएसए का जो वर्ल्ड वार, एक तरीके से देखा तो कोल्ड वार चल रहा है, ट्रेड वार भी है, ये सब तरह का वार है फिलहाल। तो उसी को, चाइना को घेरने के लिए इन्होंने ये ऐसा किया है। क्योंकि अगर ये चारों देश मिल जाएंगे तो क्या है, चाइना तो सबसे गिर जाएगा। क्योंकि साउथ कोरिया है, ये भी चाइना से टच है, रसिया है, वो भी चाइना से टच, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंटल हो गया, और इंडिया तो है ही। ये सभी देश क्या है फिलहाल, एक रसिया को छोड़ के बाकी सभी देश से चाइना की बिल्कुल भी नहीं बनती है। अभी लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने धमकी दी थी इस बात को लेकर कि ऑस्ट्रेलिया ने जो WHO को बोला था कि जो कोरोना वायरस का सेंटर है वुहान सिटी, उसके अंदर जो लैब है उसमें जो वायरस निकला है उसकी स्वतंत्रता पूर्वक जांच होनी चाहिए। बट इसको लेके क्या था, चाइना सरकार ने 80% जो टैरिफ था उसकी चीज़ों पर वो बढ़ा दिया था। तो इसलिए अब क्या है, चाइना यूएसए क्या चाह रहा है कि इन सभी 7 देशों के अलावा ये 4 देश और आ जाएं। तो क्या है, एक अच्छा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उनकी एक अच्छी पैठ हो जाएगी और वो चाइना को इस तरह से, मतलब एक तरीके से क्या है, आर्थिक रूप से भी उसको घेर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये G7 क्या है, ये समिट एक्चुअली अब कब कब होगा, ये 2020 के अंदर, ये भी सितंबर में ये होने वाला है। अब दोस्तों बात है यहाँ पे, इसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। पहले ये 7 कंट्री थे, बाद में इनमें एक कंट्री और जुड़ गया था, G7 होगा जर्मनी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। अप्रैल 2020 में देश में 8 कोर उद्योग का उत्पादन दर कितना रहा। तो दोस्तों अभी जो कोर उद्योग है, एक्चुअली हमारे इंडिया में दोस्तों टोटल 8 कोर उद्योग है जिनसे हमारी मोस्टली इकोनॉमी चलती है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कोयला, नंबर 2 कच्चा तेल, नंबर 3 प्राकृतिक गैस, नंबर 4 रिफाइनरी उत्पादन, नंबर 5 उर्वरक, नंबर 6 इस्पात, नंबर 7 सीमेंट और नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी। और जो सबसे, अब जो इस बार जो दोस्तों इसमें जो कोर उद्योगों के जो मतलब उत्पादन में या जो भी इसका जो उत्थान है उसमें जो फॉल हुआ है वो अब तक का सबसे ज़्यादा फॉल है अब तक का। अब वो किस लिए हुआ है दोस्तों, कोरोना के चक्कर में आपको पता ही, छोटे छोटे उद्योग सारे बंद ही हो गए एक तरीके से। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, 38.1% अभी कोर उद्योग का जो उत्पादन है वो घट गया है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कब से लागू होगी। तो दोस्तों ये योजना कब से लागू होने वाली है, ये दोस्तों ये योजना 1 जून से लागू हो चुकी है। वन नेशन वन कार्ड, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वन नेशन वन कार्ड, इसका मतलब ये है कि आपका राशन कार्ड ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं हरियाणा का हूँ तो मेरा जो राशन कार्ड है वो मेरे यहीं पे वैलिड होगा। मैं उसका जो राशन है या कोई भी उससे मेरे पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो मैं यहीं की राशन की दुकान से ले सकता हूँ। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, अब मैं राशन अगर कहीं भी, मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली में भी अपना कार्ड उससे नंबर के थ्रू उससे, मतलब राशन कार्ड से उस पर कहीं भी राशन की दुकान से मैं उसमें राशन ले सकता हूँ। वो ऑनलाइन सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी फीड है, बस यहाँ जाना है, अंगूठा लगाना है, बस मशीन के अंदर बात, हमारा जो भी सामान लेना हो हम ले सकते हैं। तो ये है वन
नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के गुड बाय, जय हिंद।